Good morning, class 5, subject social EVS, social studies, term 3, chapter 1, part 2. आज हम इंडिया विंस फ्रीडम का सेकंड पार्ट समझेंगे। आपको कल दूसरे चैप्टर में मैंने बताया था 1857 का जो रिवॉल्ट था वो ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था क्योंकि हमारे पास में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी और हथियार नहीं थे। उसके बाद में सब यूनाइट हुए और एक प्रॉपर लीडरशिप में एक के बाद एक लगातार एफर्ट्स करते गए, तब जाके इंडिया को अपना फ्रीडम या इंडिपेंडेंस मिला। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप कुछ इवेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे हिस्ट्री के, हमारे कंट्री के लिए, फ्रीडम के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। पहला, पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह। जैसे ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से बैरिस्टर बनकर इंडिया आए तो वहां पर उन्होंने एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सामना किया था उसको वहां पर पब्लिक का गांधी जी को बहुत सपोर्ट मिला था। उसको एक्सपीरियंस लेकर गांधी जी ने यहाँ पर इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट किया और फ्रीडम फाइटिंग के लिए अपना लीडरशिप भी दिया। तो सबसे पहला पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब हम जो है शांति से पीसफुल तरीके से किसी भी चीज को चलाएंगे और हम ट्रूथ मतलब हम सच्चाई पर रहकर ही कोई काम करेंगे। उसके ऊपर गांधी जी ने अपना मूवमेंट चलाया और लोगों का उनको सपोर्ट मिलता गया। अब हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट। एक ऐसा कानून या एक ऐसा लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाया इंडिया के लिए जिस कानून के अंदर किसी भी पर्सन को बिना किसी वजह के पकड़ के जेल में डाला जा सकता था। इसका लोगों ने बहुत अगेंस्ट किया, प्रोटेस्ट किया। उनको लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई भी बिना वजह के किसी भी इंसान को पकड़ के जेल में क्यों डाल देगा। इस कानून को ब्लैक एक्ट भी कहा गया। इसमें पीपल को बिना किसी ट्रायल के जेल में डालने का प्रावधान था। अब बहुत बड़ा एक मैसेकर हुआ। पंजाब जो आज है, पंजाब का अमृतसर जो कैपिटल है पंजाब की, वहां पर जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है। वहां पर जो विरोध कर रहे थे इस कानून का, उसके दो लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनको अरेस्ट कर लिया था। उनके विरोध प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में 1919 में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वो सब बिना हथियार लिए थे, जिसमें बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे और वो लोग शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान जलियांवाला बाग का एक ही मेन एंट्रेंस गेट था, उसको ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने बंद करवा दिया और निहत्थे लोगों पर बहुत सारी गोलियां चलाई और बहुत सारे लोग मारे गए और घायल हुए। तो ये जो एक था हमारे इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा निहत्थे लोगों पर मारने का एक षड्यंत्र किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर पंजाब में है। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट चालू किया गया। अली ब्रदर्स नाम के दो भाई थे, उन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट चालू किया। खिलाफत मतलब ब्रिटिश का कोई भी जो लॉ है उसको हम अगेंस्ट करेंगे, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके मतलब उन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने कोई भी लॉ बनाया है इंडियन को रूल करने के लिए तो उसको मानेंगे नहीं, स्ट्राइक्स करेंगे, हड़ताल करेंगे और सिविल डिसओबीडियंस का एक पॉलिसी लेकर आए। उसका मतलब ये था कि रूल करने के लिए हम कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पर रूल करते थे तो हम उसको अगेंस्ट करते हैं, उनका विरोध करते हैं और हम सभी इकट्ठा होकर उनके कोई भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। एक दूसरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया। नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट भी यही था कि ब्रिटिशर्स ने जो भी रूल निकाला है उसको हम कॉपरेट नहीं करेंगे। अब जो थी पहले लीडरशिप स्ट्रॉन्ग हो गई, लीडरशिप के स्ट्रॉन्ग लीडर्स जब मिल गए तो इंडिया के अंदर के लोग भी यूनाइट होकर लीडर का सपोर्ट करने लगे। हमने लास्ट बार समझा था रिवॉल्यूशनरीज भी थे, रेडिकल्स भी थे, मॉडर्निस्ट भी थे और इंडिया के बाहर से भी, जापान से सुभाष चंद्र बोस ने भी आर्मी को तैयार
ब्रिटिशर्स पर हमला बोलने के लिए कहीं ना कहीं उसमें कुछ मूवमेंट किए गए थे। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो जब चालू हुआ तो पब्लिक जो थी, जो यूनाइट हो गई थी, वो पब्लिक बहुत एग्रेसिव थी ब्रिटिशर्स के कानून के खिलाफ और उनके जो परेशानी करते थे उसके खिलाफ। जो पब्लिक थी वो इकट्ठा होकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम की जो जगह थी वहां पर एक पुलिस स्टेशन को पब्लिक ने जला दिया। अब जब ऐसा हुआ अब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसको बंद कर दिया। अब इंडिया को रूल करने में ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि लोग विरोध में थे और लोग विरोध प्रदर्शन करते थे और वायलेंट भी हो गए थे। तो अंग्रेजों ने इसको सप्रेस करने के लिए एक साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा जो कि इंडिया को रूल करने के लिए था, इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसको सप्रेस करने के लिए था। इसका भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ और जब ये सर साइमन इंडिया आया तब उसके लिए एक स्लोगन दिया गया, साइमन गो बैक। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन ब्रिटेन ने इंडिया में रूल करने के लिए भेजा उसका अपोज करने के लिए साइमन सर को साइमन गो बैक करके नारा दिया गया। अब हम बात करते हैं पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उन्होंने एक और नारा दिया, पूर्ण स्वराज मतलब टोटल इंडिपेंडेंट। पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने पास किया था रिजोल्यूशन और डिमांड किया था कि हमको अब एडमिनिस्ट्रेशन भी ब्रिटिशर्स का नहीं चाहिए, हम इंडियन लोग ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद से ही करेंगे। अब बात होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस, अगर कोई भी रूल है तो उसको सारे ही लोग मानेंगे नहीं। हमने पिछले चैप्टर में भी समझा था कि जितनी भी फॉरेन गुड्स थी उसको जला देते थे। तो फॉरेन के जो जॉब्स थे, जो इंडियन लोग फॉरेन के मतलब ब्रिटिशर्स के पास में काम करते थे उन्होंने अपने जॉब छोड़ दिए थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स को यूज करना छोड़ दिया था, उनको जला देते थे। तब गांधी जी ने एक और स्लोगन दिया कि हम अपना काम खुद से ही करें। तो वैसे उन्होंने यूजिंग चरखा, अपना जो था चरखा चलाकर अपने लिए फाइबर से यार्न तैयार करना और यार्न से फैब्रिक तैयार करना का स्लोगन दिया और लोगों में वो बहुत पॉपुलर भी हुआ। तो फॉरेन से आने वाले या ब्रिटेन की मीलों से बनकर आने वाले कपड़ों को कम करा और भारत के घरों में चरखा चलाना शुरू हो गया। तो अंग्रेजों को इससे मिलने वाला पैसा भी रुक गया, तो उनको इकोनॉमिकली भी बहुत लॉस होने लग गया। और दूसरा रिफ्यूज टू पे टैक्स, जो टैक्स देते थे गवर्नमेंट को लोगों ने उसको भी देना बंद कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस की तरह शांति से काम करते थे लेकिन आपका कोई भी रूल था उसको फॉलो नहीं करते थे। और गांधी जी ने गुजरात में सूरत के पास दांडी नाम का जगह था, वहां पर एक दांडी मार्च निकाला और एक नमक का कानून जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था उसको वहां पर गांधी जी दांडी तक पहुंचे और नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा। बहुत सारी पब्लिक जो थी वो गांधी जी के साथ में आ गई थी। तो गांधी जी को दांडी मार्च में सफलता मिली और नमक कानून को उन्होंने तोड़ा। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया 1935 में। ब्रिटिशर्स अब समझ चुके थे कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक इंडिया को रूल नहीं कर पाएंगे, तो इंडियन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया और प्रॉमिस किया कि हम आपको एडमिनिस्ट्रेशन में चांस देंगे। अब तक जो थे ब्रिटिशर्स वो इंडियन लोगों को निचले दर्जों पर जॉब देते थे, अब उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप लोगों को अपने साथ रखेंगे, बट रिप्रेजेंटेशन और जो रूल करेगा वो ब्रिटिशर्स ही करेंगे। अब लास्ट में आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मींस भारत छोड़ो। 1942 में यह स्टार्ट हुआ गांधी जी की लीडरशिप में और पीपल बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, गांधी जी के सपोर्ट में थे। तो ये स्लोगन दिया गया कि भारत छोड़ो और हमको टोटली फ्रीडम अपने लेवल पर चाहिए। और ऐसे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता गया, चारों तरफ से
अंदर से लोग जुड़ते गए जो पहले यूनाइट नहीं थे 1857 में, अब जाकर वो सब यूनाइट होते गए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, तो ब्रिटिशर्स के ऊपर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एक और है आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया से बाहर जाकर जापान के सपोर्ट से, दूसरे कंट्री के सपोर्ट से इंडियन नेशनल आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट किया और वहां पर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, जो कि एक वेल इक्विप्ड आर्मी थी जिसके पास में हथियार भी थे, जो बाहर जाकर लड़ने के लिए भी सपोर्ट कर सकती थी। तो आजाद हिंद फौज और बाकी अंदर के जो छोटे मोटे मूवमेंट्स चल रहे थे, सब मिलकर ब्रिटिशर्स के ऊपर इकट्ठा वॉर कर रहे थे, इकट्ठा उनको परेशान कर रहे थे। तब जाके इंडियन इंडिपेंडेंस का उदय हुआ और पूरा कंप्लीट फ्रीडम का रास्ता खुल गया। और लास्ट में 1947 में 15 अगस्त के दिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया को फ्री कर दिया। लेकिन जाते जाते जो मुस्लिम लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने मुस्लिम के लिए अलग नेशन का डिमांड किया और ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मुस्लिम जो ज्यादा कम्युनिटी थी उसको पाकिस्तान नाम दे दिया और जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी उसको इंडिया या हिंदुस्तान का नाम देकर इंडिया के दो पार्टीशन कर दिए। और पहली बार जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको प्रधानमंत्री बनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया गया। तो इस चैप्टर में आपने समझा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस जो मिली वो बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत लंबे समय के बाद मिली। थैंक यू।